हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में बात करेंगे एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 1.2 यानी कि प्रश्नावली 1.2 से पहले जितने एग्जाम्पल हैं यानी जितने उदाहरण हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7, इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बस उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं ना। अगर आपने 1.2 का इंट्रोडक्शन देखा होगा तो अभी सारे के सारे एग्जाम्पल सारी सवाल कर लेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको देखने आए हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, मतलब कि हमें सिद्ध करना है कि जो करड़ी में 3 है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के सवालों को कैसे हैंडल करते हैं, ये बात मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 के परिचय में बहुत डिटेल में बताई है ना। अगर आप इसको पूरा डिटेलिंग समझना चाहते हैं तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम फटाफट इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी तेज समझेंगे, आपको समझ में आएगा, उसकी चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल बेहतर ढंग से डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप 1.2 का इंट्रोडक्शन यानी कि प्रश्नावली 1.2 का परिचय आप देख सकते हैं। ठीक है, खैर इस पे बात करते हैं। देखिए है ना, तो हमें सिद्ध करना है ना भाई √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो कैसे करेंगे, मैंने क्या आपको सिखाया था, सिंपल। देखो, अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप इसको मान लेंगे कि क्या है, परिमेय है ना। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे माना √3 एक क्या है बच्चा, एक परिमेय संख्या है ना। इसको आप ना परिमेय मान लेंगे, इसका जस्ट उल्टा है ना। ठीक है, √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे था हमारे पास अपरिमेय, इसको हम क्या मान लेंगे बच्चा, इसको हम लोग मान लेंगे परिमेय है ना। इसका जस्ट उल्टा। तो अगर हमने √3 को क्या मान लिया बच्चा, परिमेय, अगर हमने √3 को परिमेय मान लिया है ना, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी होती है उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। तो √3 को हमने क्या कर लिया, p/q के रूप में लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी प्यारी सी बात है ना। और यही जो बात है इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपने इसको ध्यान से समझा तो फिर आपका समझो काम हो गया। ठीक है, आप क्या लिखोगे, जहाँ p और q, जहाँ p और q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटे है ना। जहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात है ना, इसी बात को लिख रहा हूँ, अर्थात p और q का, अर्थात p और q का है ना, अर्थात p और q का है ना, एक के अलावा कोई दूसरा, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे q जो है हमारा वो 0 भी नहीं है ना। आपको पता है कभी भी बट्टे वाली जो संख्या होती है वो बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमने क्या करा यहाँ पे लिख लिया। ये जो है इस सवाल की टैग लाइन है ना। अगर इसको आपने ध्यान से याद कर लिया, ये लिखा, तो समझो आपका काम हो गया है ना। तो मैंने क्या कहा कि जहाँ पे p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि जो p और q है ना बच्चा, ध्यान समझो, ये सहअभाज्य संख्याएं, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा। किससे कटेगा, एक से कटेगा है ना। और जो संख्या किसी को काटता है वही उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हमारे पास 16 है तो 16 क्या कटेगा, 1 से कट जाएगा। ठीक है, 16 2 से भी कट जाएगा, 16 जो है वो 4 से भी कट जाएगा, 16 8 से कट जाएगा और 16 16 से कट जाएगा। तो 1 2 4 8 16 ये इसके गुणनखंड हैं। अब चूंकि p और q जो है वो सिर्फ एक से कटेगा, इसका मतलब इसका सिर्फ एक गुणनखंड है, वो भी कौन है, एक है ना। तो वही मैंने लिखा है कि p और q का एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कोई दूसरा गुणनखंड है ही नहीं है ना। p और q एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। ये छोटी सी बात मैंने कई बार बताई है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा इधर है ना, √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा p/q इसका स्क्वायर। चलिए ये क्या, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। जब भी करड़ी का स्क्वायर होता है करड़ी हट जाती है और यहाँ से क्या हो जाएगा, p²/q²। ठीक है, इसके बटा कितना कर लेंगे, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3q² बराबर कितना हो जाएगा, p² है ना। ध्यान से समझना, अगर मैं q² को यहाँ पे रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, p² बटे 3 हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है। ठीक है ना,
तो अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, एक बड़ी प्यारी सी बात लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, ध्यान समझना, ठीक है। चूंकि पी स्क्वायर 3 से क्या है बच्चा, विभाज्य है। चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, चूंकि जो पी स्क्वायर है ना वो 3 से क्या है, विभाज्य है ना। इसलिए पी भी 3 से विभाज्य होगा। इसलिए पी भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान समझना। पी स्क्वायर है ना, किसी भी संख्या के बटे में, जैसे ये है ना, फॉर एग्जांपल है ना, जैसे मान लेते हैं कि 4 का स्क्वायर है ना, और मान लेते हैं ये 2 से कट रहा हो, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 2 से कटेगा है ना, 2 अट्ठे 16। तो खाली 4 भी तो 2 से कटेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, मतलब क्या है, पी स्क्वायर 3 से कट रहा है, तो खाली पी भी क्या होगा, यानी पी भी 3 से विभाज्य होगा। अर्थात इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो, ये एक थ्योरिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, और इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है। और मैं सबसे आपको बेस्ट तरीका समझा रहा हूँ। अर्थात जो 3 है ना, p का एक गुणनखंड है, अर्थात 3 है ना, p का एक गुणनखंड है। p 3 का क्या है, एक गुणनखंड है। अब ध्यान समझो है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो p जो है वो 3 से कट रहा है ना, तो p जो है वो 3 से कट रहा है, तो 3 इसका क्या होगा, एक गुणनखंड। जैसे फॉर एग्जांपल 4 जो है वो 1 से कटता है, 2 से कटता है ना, और 4 से भी कटता है। तो देखो ये जो है इसके गुणनखंड, जो काटता है वो गुणनखंड, मतलब कि 2 4 को काटता है तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। वैसे ही 3 जो है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, p भी 3 से विभाज्य, यानी कि 3 से p कट रहा है, तो 3 क्या है, p का एक गुणनखंड। जैसे यहाँ पे 2 4 का गुणनखंड है, वैसे यहाँ पे 3 p का गुणनखंड है। ये छोटी सी बात आपको समझना, बस ये बात आपको कॉपी पेस्ट कर लेनी है ना, यहाँ से उठाना, ठीक है, ध्यान समझना ये बात, ठीक है। p 3 से कटेगा, 3 से विभाज्य होगा, यानी जो p है वो किससे कटेगा, 3 से। अच्छा, p को अगर हम 3 से भाग देंगे तो कुछ आंसर आएगा, मान लेते हैं वो आंसर क्या है, m है ना, इसको मानो। समझ में आया। जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई संख्या होता है ना, मान लेते हैं यहाँ पे 9 होता, तो 9 को अगर 3 से काट तो 3 आता, पर यहाँ पे p है, तो मान लेते हैं कि अगर p को आप 3 से भाग करेंगे तो m आ गया, ठीक है। इसके बटा कितना कर लेंगे, 1 है ना, और हाँ इसको आप ना समीकरण 1 नाम देंगे, ठीक है, ये समीकरण 1 है। तो क्या हो जाएगा जी, p और यहाँ पे करेंगे तो 3m, बस कुछ नहीं करेंगे, p का मान उठा के किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए जी फटाफट से रख लेते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ पे p है वहाँ पे कितना हो जाएगा, 3m, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जी 9, और m का स्क्वायर, m स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 3, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 3 का 9। तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर है ना 3 बचा है m स्क्वायर, और नीचे से कट चुका है, सही बात है। तो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से है ना। अगर मैं m स्क्वायर को यहाँ पे रखूँ तो ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 3, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको ना मैं एक अल्टीमेट बात समझाता हूँ, याद रखना है ना, एक बार p स्क्वायर के बटे 3 आएगा और एक बार क्यू स्क्वायर के बटे 3 आएगा, ठीक है, ध्यान समझना, ठीक है। यानी ये 2 फोटो आनी चाहिए ना, एक बार p स्क्वायर के बटे 3 आएगा, एक बार क्यू स्क्वायर के बटे 3 आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो बात इसमें लिखा था यही बात इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि है ना, चूंकि यहाँ पे क्या था, p स्क्वायर 3 से विभाज्य, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि क्यू स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर 3 से है ना, ये 3 है ना, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए है ना, इसलिए है ना Q भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। अर्थात क्या लिख सकते हैं, देखो Q जो है वो 3 से कट रहा है, तो अर्थात 3 जो है वो Q का क्या है, Q का एक गुणनखंड है ना, एक गुणनखंड है। बात समझ में आई है ना, ध्यान समझना। Q 3 से विभाज्य है, मतलब Q 3 से कटेगा, तो जो काटने वाला होता है उसी को गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो जो 3 है
है ना, वो क्यू का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, इतना बात लिख दिया, बस समझो आपका काम हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान समझना। अच्छा मेरी बात ध्यान समझो। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कहा था, हमने यहाँ पे कहा था कि जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कि जो P और Q है, जो P और Q है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो P और Q है वो 1 के अलावा किससे कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है। ध्यान से देखो, है ना, P 3 से विभाज्य है और Q 3 से विभाज्य है, मतलब P और Q 3 से भी कट जा रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, ध्यान समझ रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि, है ना, चूंकि है ना P और Q का, है ना, एक के अलावा है ना तीन भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तीन भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तीन भी एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, मतलब P और Q जो है वो एक के अलावा 3 से भी कट रही हैं, तो 3 भी इसका क्या होगा, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, अर्थात है ना P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है ना, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। आप मेरे को बताओ, हमने यहाँ पे क्या कहा था कि जो P और Q है उसका सिर्फ एकमात्र गुणनखंड है, वो कौन है, सिर्फ एक है। पर यहाँ पर क्या है, P और Q, हमने क्या कहा था कि एकमात्र गुणनखंड एक है, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पर यहाँ पर क्या है कि एक के अलावा 3 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जा रहा है, अर्थात P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अगर P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब कि हमने गलत माना, हमने क्या माना, गलत माना, और चूंकि हमने गलत माना है ना, इसी बात को हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि P और Q क्या सहअभाज्य संख्या नहीं है ना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात, हमने क्या बात मानी थी कि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब हमारे द्वारा मानी गई बात क्या है, विरोधाभास प्रकट हो रही है, क्यों, क्योंकि P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक है, हमारे द्वारा मानी गई बात क्या है, विरोधाभास प्रकट होती है, इसलिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या हो गया, इति सिद्धम, है ना, इति सिद्धम, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, ये बात समझ में आई, है ना। देखो हमने क्या माना था, हमने कहा था कि जो P और Q है ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात P और Q का एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो P और Q है वह एक के अलावा 3 से भी कट जा रहा है, मतलब हमने कोई बात क्या गलत मानी। मैं ये कह रहा हूँ, देखो जब भी हमारे पास कोई P बाई Q, जब भी हमारे पास कोई भिन्न होता है ना, तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 20/16 लिखा गया है। ठीक है, अगर आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे आंसर कभी नहीं छोड़ेंगे ना, अब इसको काट के लिखेंगे ना कि 4 5 20 और 4 चौक कितना जाकर 16 है। देखो अगर मैं ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला क्या होता है, Q होता है। तो अगर आप देखो ना, ये जो 5 और 4 है ना, 5 और 4 ये एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा एक साथ। ठीक है, तो अगर कोई संख्या P बाई Q वाली है तो वो एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, अगर वह परिमेय संख्या होगा तब। तो हमने तो यहाँ पे माना था ना कि करड़ी में 3 क्या है, P बाई Q के रूप का है, यानी एक परिमेय संख्या है, मतलब कि एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एक के अलावा 3 से भी कट जा रहा है। तो अब चूंकि हमने गलत माना था ना, हमने गलत माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है ही ना। ठीक है, वही तो हमें सिद्ध करना है। तो इसलिए हमारे द्वारा मानी गई बात क्या है, विरोधाभास प्रकट होती है, इसलिए जो करड़ी में 3 होगा क्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करिए। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में यहाँ पे क्या लिखा गया, कह रहे कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 यानी कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये जो सवाल है पहले की सवाल से बहुत ही ज़्यादा छोटा है और आसान भी है। ठीक है ना, इसको बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए ना, बड़ा सिंपल तरीका। देखिए
हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही बात, अगर आपको अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो आप इसको हमेशा हमेशा क्या मानेंगे बच्चा, परिमेय मान लेंगे ना। इसको ना कहते हैं ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि विरोधाभास विधि, जो है उसका उल्टा मान लेना, ठीक है। जैसे ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग लिखेंगे माना 5 माइनस रूट 3। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है, मान लिया जी। अगर आपने इसको एक परिमेय संख्या कह दिया, इसका मतलब क्या है कि इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं ना, यानी कि 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, है ना, यानी कि 5 माइनस रूट 3 को हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, जो बात इसके पहले वाले सवाल में करा था, ठीक है ना, यानी कभी भी अगर रूट के अंदर सिर्फ ऐसे हो ना, करड़ी में 2 हो, करड़ी में 3 हो, करड़ी में 5, ठीक है, इस तरह के अगर सवाल हो ना, एक करड़ी हो और करड़ी के अंदर एक अंक हो, तो उसमें ये बात लिखनी है कि जहाँ p और q सहभाज्य संख्या है ना, जो बात मैंने लिखवाई। लेकिन इसके अलावा बाकी किसी सवाल में ऐसा नहीं लिखना है ना, आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, जहाँ p और q पूर्णांक है ना, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक, ठीक है, और जो q है वो 0 के बराबर नहीं है, बस ये बात आपको लिख लेनी है ना। फिर क्या करेंगे, मेरी बात को ध्यान समझना, यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे, रूट वाला जो है ना, करड़ी वाला, जो करड़ी वाला है वो एक तरफ होना चाहिए, बाकी दुनियादारी एक तरफ, है ना। तो हम क्या करेंगे समझना, पहले 5 को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, p बाई क्यू। ये जो 5 है प्लस में है ना, ठीक है, इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आई। मैंने कहा कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे करड़ी में 3 होना चाहिए ना, तो ये माइनस को हटाना पड़ेगा। ये माइनस अगर इधर जाएगा तो ध्यान देना क्या होगा, है ना, ये माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और जो माइनस में हो किस में हो जाएगा, प्लस, यानी कि जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, जो माइनस में वो क्या हो जाएगा, प्लस में, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, ऐसे क्या करके कि 5 को पहले कर लूँ और माइनस p बाई क्यू को यहाँ पे ऐसे, समझ में आया। बस इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक सिंपल सी बात लिखनी है। बात क्या लिखनी है ना, ठीक है, देखो, चूंकि करड़ी में 3 है ना, इसको चूंकि करड़ी में 3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि करड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। और इसको देखो, इसको, इस पूरी शकल को, है ना, 5 माइनस p बाई क्यू, ये क्या है, बटे वाली संख्या है, तो हम लिखेंगे चूंकि करड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 5 माइनस p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि हम क्या जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि कभी भी, है ना, हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि कभी भी, है ना, कभी भी एक अपरिमेय संख्या, कभी भी एक अपरिमेय संख्या, कभी भी एक अपरिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, है ना, परिमेय संख्या के बराबर, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ध्यान देना, कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, है ना, यानी कि जो रूट 3 है ये डज नॉट इक्वल टू 5 माइनस p बाई क्यू है। तो कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि भैया है क्या है, रूट वाला है, ये है अपरिमेय, ये क्या है, परिमेय, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। तो बस उसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे, कैसे, है ना, कि अतः हमारे द्वारा, ठीक है, मानी गई बात, अतः हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट होती है ना, विरोधाभास प्रकट होती है, ठीक है, इसलिए, है ना, इसलिए 5 माइनस का रूट 3 यह क्या है, इसलिए 5 माइनस एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और ये भी क्या हो गया, ये हो गया सिद्ध, है ना, इति सिद्धम,
ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं थ्योरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ी सी ये जो हिंदी की लाइनें हैं ये थोड़ी सी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बेसिक से ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 या 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, ठीक है। बात करते हैं ना एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर। ये क्या है, लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। देखिए बात करते हैं ना एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर। इसमें क्या लिखा गया है, कह रहे कि दर्शाइए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये जो बातें हैं मैंने क्यों नहीं मिटाया, है ना। देखो सिर्फ ध्यान देना, अगर आपके पास एक करड़ी हो और उस करड़ी के अंदर एक अंक हो, ऐसा है ना, इस वाले सवाल में, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहली सवाल बताई है ना एग्जाम्पल नंबर 5, यानी कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 क्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वो सवाल, उनको सवाल करने का तरीका एक जैसा होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है। ये बात मैंने 1.2 के परिचय में बताया है, ठीक है। और इसके अलावा चाहे जो सवाल हो उनको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कि जो अपरिमेय संख्या है वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, यानी ये जो हिंदी की बातें हैं वो वैसे ही सब में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें है ना कुछ भी हो जाए, जैसे यहाँ पे है ना 10 हो जाए, यहाँ पे 17 हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो हिंदी की बातें लिखी जाती हैं उसमें ऐसे ही लिखी जाएंगी सब में, और इसमें जो हिंदी की बातें लिखी जाती हैं मतलब इनको छोड़ के, जैसे ये हो गया जो भी पहले वाला बताया, उसमें हिंदी की बातें हमेशा ऐसे लिखी जाएंगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है, उल्टा वही जो हम बार बार काम कर रहे हैं, है ना, सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना 3 करड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लिया जी, सिंपल सी बात है। मानने के बाद क्या करेंगे, 3 करड़ी में 2 को p/q के रूप में लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां जहां, ठीक है, जहां p और q क्या है, जहां p और q पूर्णांक है, ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात करने के बाद क्या करेंगे जी, कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है कि जो करड़ी वाला है उसको एक तरफ करना है, बाकी को एक तरफ करना है। ये इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, और यहाँ पे भाग में पहले से कौन बैठा है, q, तो जो 3 है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस क्या लिखना है कि ये जो करड़ी में 3 है, ठीक है, इसके बाद ना आपको यही बात लिखनी है, चूंकि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और ये और p/3q है ना एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम जानते हैं कि कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो ऐसे उसको ऐसे लिखेंगे ना कि जो √3 है ये बराबर नहीं है किसके, p/3q के, है ना। तो अतः हमारे द्वारा मानी गई बात क्या है, विरोधाभास प्रकट होती है, इसलिए 3 करड़ी में 2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है आपको ना, ये जो हिंदी है थोड़ी इसको आप देख लीजिएगा, आपके काम हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमने खत्म कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1.2 के सभी सवालों के ऊपर, है ना। और अगर आपने ध्यान से समझा है, देखो एक बात सुनो, ठीक है, अगर तुम सवाल खुद से कर सकते हो तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी बातें समझ में नहीं आ रही है ना। ये मैंने बता दिया, अब इसको देख के आप सारी सवालें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, ओके, बाय और बाय।